नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा आज आपको सुनाने जा रही हूँ अनिल प्रभा कुमार जी द्वारा लिखी हुई कहानी बस 5 मिनट। वह नाच रही थी, देह जैसे तूलिका, मंच के कैनवास पर कलाकृति उकेरती हुई। देह यष्टि की भंगिमाएं, हाथों की मुद्राएं और आंखों के भाव सब रंग भर रहे थे कल्पना के इस सुंदर चित्र में। थिरकती जा रही थी वह, पांव जैसे रंगों के कटोरों को हल्का सा टोहका लगाकर वातावरण में जादुई से इंद्रधनुष रचते। दर्शकों को वह देख नहीं पाती, उन पर अंधेरा और उस पर छेड़खानी करता उजाले का गोला। वह आत्मलीन सी नाचती रही, देह आत्मा सब एक। दर्शक भी बंधे थे, मंत्र विद्ध या नृत्य विद्ध, शायद सौंदर्य विद्ध। समय कहीं बहक गया, होश आया तब जब दोनों हाथ जोड़ वह अभिवादन के लिए झुकी। तालियों की गड़गड़ाहट, वह भीगती रही उस पल में जो उसका था। पर्दा गिर गया, तालियां बजती रहीं। वह धीरे से ग्रीन रूम की ओर बढ़ी। कोने में वह खड़ा था, टकटकी लगाकर उसे देखता मुस्कुराता हुआ। वह भी मुस्कुरा दी। युवक ने लपक कर हाथ में पकड़े फूल उसकी ओर बढ़ा दिए। वह रुक गई, फूल लेकर आंखें उठाई। कुछ था उसके चेहरे पर, उन आंखों में जो वह जरूरत से ज्यादा क्षणों तक बंधी रुकी रही। यू आर ब्यूटी पर्सोनिफाइड, वो बहुत धीमे से फुसफुसाया। वह अंदर तक सिहर गई। मैं उस सुंदरता का मूर्त रूप। थैंक यू कहकर वह जल्दी से आगे बढ़ने लगी। पांव हिल नहीं पाए। वह उसके इतने पास खड़ा था कि वह भीतर तक एक कोमल उष्णता से भर गई। एक मीठा गुनगुना सा एहसास। वह पूरी तरह उसमें भीगी भी न थी कि वह पल आ ही गया जो नींद से चेतना में आने के बीच आता है। वह उसे पकड़े रखना चाहती थी, पर वह सुख बहुत कोमलता से उसका हाथ छुड़ाकर खिसक गया। उसने धीरे से आंखें खोली। थोड़ी देर पहले देखे सपने की मादकता अभी भी उस पर छाई थी। सपने में सब कुछ पहले जैसा ही था। कोई नहीं छीन सकता मुझसे यह सपने देखने का सुख, उसने अपने आप से कहा। बंद कमरे के बाहर की आवाजों को उसने बिल्कुल अनसुना कर दिया। चुपचाप लेटी रही। बाहर के दरवाजे को जोर से बंद करने के बाद जब सब चले गए, सूनापन सेंध लगाकर उसके भीतर तक आ गया। वह लगातार छत की ओर घूरती रही। उठना क्यों जरूरी है, इस सवाल का जवाब उसे नहीं मालूम। असल में उसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मालूम। हो भी तो क्या कर लेगी, नकार ही देगी ना। यह दिमाग क्यों चलता रहता है इतना निरंतर? क्यों आई थी वह यहाँ इस देश में? पढ़ने? न, शादी करने? मामा के सुझाव पर स्टूडेंट वीजा की आड़ लेकर। दाखिला तो हो ही गया था, पर क्या पढ़ पाई? नहीं ना। क्यों? लपटें, धुआं, कालिक और घटाटोप अंधेरा। उसकी सांसें रुकने लगी। घबराकर उसने लिहाफ अपने ऊपर से फेंक दिया। आंखों के आगे ठहर गई अपनी ही 2 ठूंठ सी बाहें, हाथों की जगह पर 2 बेडौल से ठुंट मुंड। वह देखती रही उन बाहों को जिन पर कलाई भर चूड़ियां पहनने के उसने सपने देखे थे। हथेलियां जहां मेहंदी रचाने जैसा कोई चोचला नहीं हुआ, पर उसके कत्थई बदसूरत धब्बे फैल गए उसकी सारी चमड़ी पर। उसके अंदर कुछ हल्का हल्का सा कांपने लगा। वह पहचानती है इस कंपन को। अगर इसे नहीं रोका तो यह भूकंप बन जाएगा और धराशायी कर देगा उसको। हर सोच को उसने परे धकेल दिया। उठना चाहा पर शक्ति नहीं थी। उठ, उठ रे मना, उठ। वह अपने को ही पुचकारने लगी। इतना आसान नहीं था उठना। पहले करवट ली, एक टांग नीचे सरकाई, फिर दूसरी। दोनों पैर कारपेट पर रखकर वह धीरे से बैठ गई। वही पहचाने दर्द की लहर। हाथों से पलंग की पाटी को पकड़ा। मन में कहा, चलो दर्द, हम तुम दोस्ती कर लेते हैं। धीरे से उठी और डगमगाती हुई बाथरूम की ओर बढ़ी। आईने से आंखें चुराती रही। मुंह पर पानी के छींटे मारे। तौलिए से मुंह पहुंचते हुए चेहरा ढके रहा। धीरे धीरे तौलिया सरकाया तो निगाह शीशे पर पड़ ही गई। वह सहमी सी देखती रही। कौन है यह? मैं तो नहीं। 5 साल हो गए इस चेहरे को देखते हुए, फिर भी इससे पहचान नहीं बिठा पाती। 6 महीने तक कोमा में रही। डॉक्टरों ने दिन रात उसको बचाने की कोशिश की थी। बर्न एंड ट्रॉमा यूनिट की नर्स एलिस ने ही सब बातें बताई। तू बच कैसे गई, यही एक चमत्कार है।
जब तेरी अधजली देह को 1 यूनिट में लाए तो तू तब भी सांसें ले रही थी। तेरे नाक और होठ जले कोयले जैसे मेरे ही हाथों में तो झरे थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि तू बच जाएगी, पर हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह सोचती कि उसकी जिंदगी यही है, जब कुछ भी बचने की उम्मीद ना हो तब उसके विरुद्ध उम्मीद जीने की। सर्जरी की कभी न खत्म होने वाली श्रृंखला, शल्य चिकित्सकों की जंग चल रही थी जिंदगी को बचा ले जाने की, आखिरी सांस तक भाग्य को धता देने की जिद। कहीं इन सबको भीतर ही भीतर आंच देती रही होगी शायद उसकी अपनी ही अदम्य जिजीविषा। सोचती है सती के अंग जहां जहां गिरे वहां मंदिर बन गए, जहां मुझ जैसी जली गिरी वहां कहीं किसी के दिल में सुराग तक नहीं हुआ। सब ध्वंस ही हुआ, बना कुछ नहीं। मंदिर तब बनते हैं, सती का दाह तब पूजनीय होता है जब कोई शिव उस दाह को अपने कंधों पर उठाए सृष्टि में डोलता है। कोई है शिव मेरे पास? सोना की आंखें अतीत की गली में भटककर अंधी हो जाती हैं। तुम लौटकर वापस चली जाओ, कैसे कहा था उसने। वह अपने उस 1 महीने पुराने पति का चेहरा ही देखती रह गई थी। क्या यही था मामा का चुना देवता सरीखा लड़का? सब बातें तय हो चुकी थीं, बस उसके अमेरिका पहुंचने की देरी थी और वह छात्रा बनकर आ भी गई। मामा ने ही बोस्टन में उसकी कोर्ट में शादी के बाद बड़ी सी दावत भी दे दी। वह चली आई न्यूयॉर्क अपने पति के साथ। चाचा ससुर का रियल एस्टेट का धंधा था। वह पुरानी इमारतें खरीदते, ठीक करते, किराए पर चढ़ाते या फिर मुनाफा देखकर बेच डालते। उन्हीं चाचा ससुर का एक पुराना खाली अपार्टमेंट बन गया नवविवाहिता का नीड़। उन्हीं चाचा ससुर का एक पुराना खाली अपार्टमेंट बन गया नवविवाहिता का नीड़। वह खुश उत्साहित और वह खिंचा खिंचा सा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, वह सोचती। उसे इतना विश्वास था अपने ऊपर। सुंदर है वह तन से और उससे ज्यादा मन से। बांध लेगी उसको, बस थोड़ा समय बीतने दो। समय बीत रहा था। कागजों पर दस्तखत करते, इकट्ठा बैंक का खाता खोलते, इकट्ठा क्रेडिट कार्ड, उसकी वीजा की नई अर्जी, दोनों का जीवन बीमा। दोनों किसी एक के जीवन अंत के बाद एक दूसरे के लाभार्थी। मकान की लीज भी दोनों के नाम, यानी हर हिसाब से पति पत्नी। अमेरिकी सरकार को उसी के नियमों में सेंध लगाकर छात्र वीजा से एक अमेरिकी नागरिक की विवाहिता पत्नी के स्थायी वीजा में बदल देने की पूरी तैयारी। उस रात वह बहुत गुस्से में था। तुम्हें वापस जाना ही होगा। वह अपमान से सुलग उठी। क्यों जाऊं मैं? अमेरिकी बाजार से खरीदी हुई कोई चीज नहीं हूं मैं कि जब जी चाहे वापस कर दोगे। तुम्हारे बाबा ने धोखा दिया। वह सकते में अवाक। समझौता हुआ था शादी अमेरिका में होगी। वह मेरे घर वालों को दहेज भारत में देंगे। 10 लाख रुपया कहा था। मेरे पिताजी को कुछ नहीं मिला। उसे लगा जैसे धरती को चक्कर आया हो। संभली, पलट कर फुफकारी। क्यों दे मेरे बाबा तुम्हारे पिताजी को? क्योंकि मैं लड़की हूं, सिर्फ इसलिए? किस बात में कम हूं मैं तुमसे? बताओ, किस बात में कम हूं जो मेरे बाबा उसका मुआवजा दें? वह बिल्कुल उसके पास आकर उसकी आंखों में नफरत और हिकारत का जहर उड़िल रही थी। पति ने आंखें झुका ली, थोड़ा असहज हो उठा। यह सरासर धोखा है। यह ब्याह ही इसी शर्त पर हुआ था। तो फिर तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं देते 20 लाख रुपया मेरे बाबा को? अब वह उसके दुस्साहस पर अबाक था। लड़ना छोड़कर वह वहीं पलंग पर बैठ गई। मुझे पता होता तो मैं कभी तुमसे शादी न करती। अब वह एकदम पस्त हो चुकी थी। खैर, पैसे तो मैं किसी न किसी तरह वसूल कर ही लूंगा। और सुनो, अपनी सुंदरता पर ज्यादा घमंड मत करना। धमकी देकर वह घर से निकल गया था। सुंदरता मेरे भीतर है, मेरी आत्मा में, मेरी रक्त की एक एक बूंद तक में। उसे नहीं मिटा पाओगे। दुस्साहस भी न करना। वह चुपचाप अपने कोर्स की पुस्तकें फैलाकर बैठ गई। अक्षर कमरे की चीजें ही नहीं, रोशनी तक धुंधली पड़ गईं। विवाह के जो मीठे सपने लेकर वह इस अजनबी देश तक भागी आई थी, वह आखिरी सांसें ले रहे थे। उसके सपनों में तो ये बातें कभी आई ही नहीं। वहां प्यार के सब रंग थे, पर बाजार का यह काला रंग कहां से आ गया? अब पति रोज तैयार होकर शाम गए निकल जाता, वह पीछे भागती। कब लौटोगे? चाचा के घर में बिजनेस मीटिंग है। वह कह ना पाती कि उसे अकेले रात में डर लगता है। उस रात तो पति के घर से निकलते ही बिजली भी चली गई।
सुना था अमेरिका में यूं ऐसे ही बिना मतलब बिजली नहीं जाती। वह करवटें बदल बदल कर पता नहीं कब सो गई। सपने में भी अंधेरा, चेतना का घुप्प अंधेरा, जीवन से मृत्यु की डोर तक फैला हुआ लगा छट रहा है धीरे धीरे। दिखाई कुछ नहीं देता, आवाजें सुनती है सहलाती सी। इतनी अंग्रेजी, अमरीकी उच्चारण समझ नहीं पाती। सोना, मैं अंकित हूँ, वॉलंटियर हूँ यहाँ इस अस्पताल में, मुझसे बात करोगी? उसने हामी में सिर हिलाया। कोई उससे बात कर रहा था उसी की भाषा में। वह दुभाषिया बन गया उसका। कैसा महसूस कर रही हो? वह बस सिर हिलाती है। बोलो मुझसे, बात करो। माँ, पता नहीं कहां से एक तड़प उठी और आवाज बन गई। तुम्हारी माँ आई थी भारत से, यहीं तुम्हारे पास बैठी रहती थी। तुम कोमा में थी, याद नहीं होगा? उसे याद आती है वह पहचानी छुअन, वह सहलाती आवाज, और फिर बेहोशी, फिर होश, थोड़ा और होश, एक अलग से वातावरण में होने का। सोना, तेरी आंखों की झिल्ली का जो प्रत्यारोपण हुआ था, आज उसकी पट्टी खुलेगी, तू देख पाएगी। डॉक्टर वेल्स कह रहे हैं। तू अपनी शक्ल देखकर घबराना मत, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, नए चेहरे के साथ जीना सीख जाएगी। उसने तब पहली बार अपना चेहरा देखा। डर के मारे चीख निकलते निकलते रह गई। प्रेत का चेहरा शायद ऐसा ही तो होता होगा। सर्जन, मनोचिकित्सक, अंकित, एलिस सब सांस रोके साथ खड़े थे। डॉक्टर वेल्स ने उसके ठूटे हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा था, मैं नास्तिक हूं, पर तुम्हें देखकर ऊपर वाले के आगे अगर कोई है तो सिर झुकाता हूं। तुम उसकी चमत्कारिक शक्ति का जीता जागता उदाहरण हो। एलिस की गालें भीगी थीं। यू आर ब्यूटीफुल, बस इतना ही बुदबुदा पाई। उसे भी लगता है कि वह वही सुंदर प्यारी सी सोना है जो इस विकृत, खंडित और झुलसी काया में बंदी है। उसकी आत्मा फड़फड़ाती है इस कुरूप चोले से बाहर निकल वापस अपने पुराने शरीर में लौटने के लिए। इस देह, इस चेहरे को नहीं पहचानती वह। रोज सुबह उठकर पहला सामना इसी नए चेहरे से होता है, रोज पिछले 5 सालों से। वह देखती है बुरी तरह से जला हुआ चेहरा, त्वचा पर भद्दे धब्बे, आंखों पर से पलकें गायब, पीली सी भवें उगाई गई हैं। नासिका है पर उसकी तो नहीं। वह इस नाक से तालमेल नहीं बिठा पाती जिसे लेकर वह पैदा ही नहीं हुई। उसके नाक, होंठ तो पिघल गए, सिर्फ सुराख बचे थे। कितने ऑपरेशन हुए याद नहीं। नई नाक लगा दी गई सांस लेने के लिए। होंठ भी फिर से बने, बस खाना खाने के लिए और बोलने के लिए। चूमने वाले होठ स्वाह हो गए थे उसी आग में। न है न कभी लौटेंगे ही। क्यों, क्या किया था मैंने? वह फपक पड़ी। अपना चेहरा आईने में देखती रही। उसके गले से बिलाप जैसी घरघराती सी आवाज निकली। उसने अपने को रोका नहीं, फूट फूट कर रोती रही। रोते हुए हाँफने लगी तो उसने सिंक का नल पूरे बेग से खोल दिया। जोर जोर से अपने मुंह पर पानी फेंकने लगी, जैसे अपने को होश में लाने के लिए थप्पड़ मार रही हो। चुप, बस हो गए 5 मिनट, अब और नहीं रो सकती। तेरा आज का रोने का कोटा खत्म। उसने अपने रोने पर जबरन ब्रेक लगाई और तैयार होने लगी। यह तैयार होना भी युद्ध पर जाने जैसा था। दुनिया के सामने आने की, सच से भिड़ने की तैयारी में घंटों लगते। ढेर सारे लोशन, क्रीमें मुंह पर, शरीर पर, संक्रमण से बचाव के लिए, फिर मेकअप की परतें इस क्रूर मजाक को ढकने के लिए, पूरी बाहों का बंद गले का टॉप, टर्टल नेक, बाकी कछुए की तरह गर्दन बाहर उचकती धंसती, पैंट, मोजे, पिघले हुए पैरों के लिए खास जूते। सिर पर पहले हेड पहनती थी तो लोग ज्यादा ही पलट कर देखते। अब सिर पर आगे आगे थोड़े से बालों का प्रत्यारोपण हो गया है। दुपट्टे नुमा लंबे स्कार्फ से सिर ढककर गले के इर्द गिर्द लपेट कर पीछे फेंक देती है। फिर चेहरा, आंखों के कोटर, झिल्ली का प्रत्यारोपण, पलकों की बेढंगी सी आड़ जैसे किसी दरिद्र की झोपड़ी के बाहर नुचा खुचा टाट का पर्दा। बरौनियां उग नहीं सकी। भवों पर कोशिश का नतीजा थी यह हल्की सी मरियल रेखा। उसकी आंखें सब देख सकती हैं, पर इन आंखों की ओर कोई नहीं देख पाता। धूप का बड़ा सा चश्मा, आंखों की भयावहता पर पर्दा डालने की नाकामयाब सी कोशिश। गालों और ठुड्डी की झुलसी हुई चमड़ी के बीच एक बेगानी सी नाक जो उसके ही शरीर के तंतुओं को लेकर गड़ी हुई, फिर भी कितनी बेगानी। सांसें आती हैं, गंध नहीं, न किसी चीज की,
और न ही किसी इंसान की। सारे चेहरे को वह ध्यान से देखती है। माँ बचपन में नाराज होती तो कहती थी, मुंह जली, और वह खिलखिलाकर हंसा करती। न माँ के कोसने में गुस्सा होता था और न ही उसके हंसने में गुस्ताखी। वह मुस्कराई और अपने दांतों को देखती रही। वो अभी भी उसके पहले के चेहरे के लगे, उसके अपने सगे। उसने उसी मुस्कुराहट को चेहरे पर सजा लिया। त्वचा के रंग से मेल खाते दस्ताने उसने निकालकर हैंडबैग में रख लिए। कब तक पहने? पुनर्स्थापन हो रहा था उसका। हर चीज फिर से सीखनी थी। चलना, बैठना, उठना, दिनचर्या की जरूरतों से जूझना, भग्न अंगों को प्रशिक्षण देना ताकि वह स्वायत्त बन जाए। हर रोज जिंदगी जीना भी एक युद्ध हो सकता है, अब मालूम हो गया। हर रोज एक नया युद्ध, तन का ही नहीं मन का भी। बाबा नहीं रहे। बेटी की बदकिस्मती के लिए अपने को दोषी मानकर खुद भी स्वाहा हो गए। माँ ने ऐसी चुप्पी साधी कि सब कुछ भूल गई, अपने आप को भी। भाई संभालता है उन्हें। उससे बात हुई थी। भाई ने प्यार से समझाया, वहां तेरा इलाज अमरीकी सरकार मुफ्त कर रही है। कुछ है जो नहीं तेरे पास, तुझे मना कैसे करते? यहाँ क्या करेगी आकर? वह सब समझती है, पर पता नहीं क्यों सब सच होने के बावजूद मन झूठ सुनना चाहता है। सब ठीक हो जाएगा, तेरा घर है, आजा। कोई नहीं कहता। कहाँ रहोगी, क्या करोगी? सामाजिक कार्यकर्ता उससे पूछते। वह शून्य में देखती। देख सकती है इस दुनिया को जो इतनी खूबसूरत है, और उसने अभी देखी ही कहाँ है। बाहें पैर अब अपनी जरूरत के मुताबिक चला लेती है। बात कर सकती है, हंस सकती है, कुछ तो कर सकती है, कर लेगी। कोई ऐसा काम जो अदृश्य होकर कर सके। समय का एक छोटा सा बुलबुला था जिसमें उसका इंद्रधनुषी संसार संबंध बने थे। फिर आग लग गई उसमें। सब कुछ कहाँ लुप्त हो गया। मामा कभी कभी मिलने आते, सांत्वना देते। वह चाचा भतीजा अपने किए की सजा पा रहे हैं। मेलजोल षड्यंत्र किया था उन्होंने। जानबूझकर उस रात को घर में आग लगाई थी। चाचा को इमारत जलने का भारी मुआवजा मिलता और भतीजे को इस पत्नी से मुक्ति और उसकी जीवन बीमा की भारी रकम। अमेरिका के कानून को उन्होंने मजाक समझने की भूल की। 20 साल तक सलाखों के पीछे सड़ेंगे। फिर मामा खुद ही उसे देखकर सिसक पड़ते। बहुत कम सजा है उनके इस अपराध के मुकाबले। उन्हें हत्या करने के जुर्म की सजा मिलनी चाहिए थी। वह चुप दूर तक चली जाती है। चाह कर भी उस थोड़ी सी देर के लिए कहलाए गए पति के लिए घृणा, प्रतिशोध कुछ नहीं महसूसती। सोचती है, मुझसे उस आदमी की कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, प्यार किसी और चीज से था, पैसे से। उसकी जगह पर कोई और होता तो भी यही होना था। शायद वह भी नहीं जानता कि इस आग में क्या क्या स्वाहा हो गया। इमारत ही नहीं, सिर्फ वही नहीं, माँ और बाबा ही नहीं, उसकी अस्मिता तक राख हो गई। ढूंढती है वो अपनी पुरानी देह, अपना वही पहले वाला चेहरा, अपनी आजादी और अपने सपने। सभी कुछ तो उसकी जिंदगी से झड़ गया उस एक आग में। वह उस आदमी को अपनी ये हालत दिखाना चाहती है एक बार। मुझ राख को देख बस। ना, तू राख कहाँ हुई? तू तो सोना है, तब कर कुंदन मन निखरी है, शमिता दीदी कहती हैं। हेल्प सेंटर ने शमिता दीदी से संपर्क करके उसके पास भेजा है। आपके देश की है। आपसे बात करके सोना को आत्मबल मिलेगा। वाकई शमिता दीदी कैसे उसकी बाह पर हाथ रखकर उसे प्रेम से देखते हुए बात करती हैं। वह खुद अपने को आईने में देखने का साहस नहीं कर पाती। और शमिता दीदी, सोना तुझे अच्छा लगता है ना कि तू बच गई? इससे पहले भी उसने कई लोगों की आंखों में यह प्रश्न दूसरी भाषा में पढ़ा है। क्या इससे अच्छा न होता कि तू मर ही जाती? पर शमिता दीदी तो मनोविज्ञान पढ़ाती हैं, पुस्तकें लिखती हैं। उन्हें मालूम है कि कैसे बात को सकारात्मक तरीके से करना है। वह सोचती है, सोचती ही तो रहती है। शरीर झुलसा है, पर फिर भी मैं तो शेष हूँ। झुलसी हुई, बदले चेहरे और जिस्म वाली, सब बातों के बावजूद मैं फिर भी मैं हूँ। सोना नाम की लड़की जो रहेगी जब तक यह सांस रहेगी। मैं हूँ। क्यों हूँ नहीं जानती। कोई कारण, कोई उद्देश्य होगा जो मैं जीवित हूँ। उसने गहरी सांस ली। फेफड़ों में जैसी कोई प्राणवायु भर रही हो। कोई अदृश्य हाथ पकड़कर आगे बढ़ने के लिए। मैं तैयार हूँ, बोली।
हाँ दीदी, मैं खुश हूँ जिंदा रहकर। मैंने तो अभी जिंदगी जी ही कहाँ थी। मैं सब कुछ जीना चाहती हूँ। फिर वह रुक सी गई। कहना चाहा, मैं प्रेम पाना चाहती हूँ, मैं प्रेम देना चाहती हूँ, पर कहा इतना ही। जो भी जितना भी, मैं जीने के काबिल हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। जिसने मुझे मरने नहीं दिया, मैं उसकी इस इच्छा का सम्मान करना चाहती हूँ। मुझे बस हाथ पकड़कर उठा दो, मैं खुद चलने लगूंगी, उसने मामा से कहा था। अंकित ने अस्पताल में उसे अमेरिका के बारे में बहुत कुछ बताया था। उसी के आधार पर उसने हवा में सीढ़ी लगा ली। निर्णय उसका था। मामा को विश्वास नहीं था, फिर भी मान गए। भारतीय बामूल्य न्यू जर्सी के एडिसन इलाके में उसको एक कमरे का छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले दिया। पिछड़ी सी जगह जहां शायद आरंभिक संघर्ष करते भारतीय आकर रहते थे। एक भी अमरीकी इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में नजर नहीं आया। मामा ने घर की जरूरी चीजें, कुछ नई और ज्यादातर अपनी पुरानी, और एक फोन का इंतजाम कर दिया। शमिता दी ने सहायता फंड से लाकर उसे कुछ डॉलर्स दे दिए। मामा, बस अगले महीने से मैं खुद अपना खर्चा संभाल लूंगी। वह अविश्वास से देखते रहे। करने दीजिए, इसमें जीवन जीने की वह चिंगारी है जो इसे ऊर्जा देगी, कभी हारने नहीं देगी। उसे अच्छा लगा था शमिता दीदी का अपने ऊपर इतना विश्वास। लगा कि इस विश्वास की सत्यता बनाए रखने के लिए वह जूझ जाएगी जिंदगी से। जानती थी कि उसका बाहर लोगों में निकलना इतना आसान नहीं होगा। पास के सभी स्टोरों, रेस्टोरेंट में उसने फोन मिलाए। वह घर पर बैठे उनके लिए वह सब काम कर सकती है जिन्हें वे लोग मेहनत या समय बचाने के लिए खुद नहीं करना चाहते। कुछ फोन करने पर ही ऑर्डर मिल गया। अच्छा, 5 पाउंड खमर ढोकला कल सुबह पहुंचा देना। पसंद आया तो बड़ा ऑर्डर मिलेगा। दाम उसने इतने कम बताए कि कोई ना नहीं कर पाए। अगली सुबह वह 2 घंटे की कवायद के बाद तैयार होकर निकली। 5 मिनट की दूरी पर ही मुख्य बाजार था, देसी दुकानों से भरा। अभी बाजार में आवाजाही नहीं शुरू हुई थी, फिर भी जो लोग थे उसे वे झपी झपी नजरों से देखते। सोचा, भला हो इस मुल्क का जहाँ लोगों में इतनी सभ्यता है कि घूर कर दूसरे को असहज नहीं करते। दुकान में दाखिल होते ही जैसे सब कुछ थम गया। वह तैयार थी इसके लिए। पीछे से चलकर एक बुजुर्ग सरदार जी उसके पास आए। शायद वही मालिक थे। मैं सोना हूँ, कल आपसे ऑर्डर लिया था। ये रहे समोसे और ढोकला। उसने दोनों चीजें बहुत संभाल कर काउंटर पर रख दी। वह चुपचाप उसके हाथों की ओर देखते रहे। तूने बनाया है? जी। किसी और को नहीं भेज सकती थी? सोना ने नाम में सिर हिलाया। कोई ग्राहक देख लेगा तो शायद खाना खरीदने से इनकार कर दे। पहले काम पर ही तेजाब की बूंदें गिरी थी उसके दिल पर। पाजी, इज्जत से अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश कर रही हूँ। वह रुआंसी हो गई। इस बार सरदार जी ने उसे भरपूर नजरें उठाकर देखा। उनके चेहरे पर जमा घटा चलती रही। कोई बात नहीं, तो दुकान खुलते ही पिछले दरवाजे पर आकर दे जाना। उन्होंने उसके हाथ में पैसे पकड़ाए। कल परसों वीकेंड है, बड़ा ऑर्डर चाहिए? 200 समोसे और 4 ट्रे ढोकला, 100 कचौड़ियां। वह लिखती गई। वह कई दिन से देख रही थी कि एक बुजुर्ग औरत सामने वाले अपार्टमेंट बिल्डिंग की सीढ़ी पर बैठी रहती है। सुबह जब बाहर निकली तो तब भी वह यूं ही सिर झुकाए बैठी थी। उसने सोना की ओर देखा तक नहीं। अब सामान लेकर लौटी तब भी यूं ही बैठी थी। सोना ने सामान घर के अंदर रखा। उत्साह पर घबराहट का पसीना आ गया। अकेली कैसे करूंगी यह सब? बाहर निकलकर उस महिला के सामने खड़ी हो गई। महिला ने आंख उठाकर सोना को देखा। दहशत से उसकी आंखें फैल गईं। अम्मा, सोना ने भरसक कोमलता से कहा। मेरी काम में मदद करोगी? कुछ पैसे भी दूंगी। वह बुजुर्ग औरत उठकर खड़ी हो गई, जैसे एकदम उसके साथ चलने को तैयार हो। तुम अपने घर वालों को बता दो कि सामने वाले अपार्टमेंट में जा रही हूँ। कोई नहीं है। वह बेहद घबराई सी लगी। सोना उसे अपने घर में ले आई। अम्मा, तुम ठीक हो ना? सोना को लगा कि कहीं कुछ ठीक नहीं। वह औरत सुबकने लगी। सुबकते सुबकते ही बताया कि बेटा बहू के साथ यहाँ रहती है। 2 दिन पहले वह उसे किसी शॉपिंग मॉल के अंदर छोड़ गए, यह कहकर कि 3-4 घंटे बाद उसे ले लेंगे। वे आए ही नहीं। मॉल बंद हो रहा था, तभी कोई देसी आदमी पूछते पाछते उसके घर के बाहर छोड़ गया। यहाँ ताला लगा था। पड़ोसी ने बताया कि उनका बेटा सा परिवार ये घर छोड़कर कहीं चला गया है।
तब से वह उसी दरवाजे के बाहर बैठी है, किसी को नहीं जानती। अम्मा मैं हूं ना। सोना उसे गले लगाना चाहती थी पर अपने को काबू कर गई। 2 कटोरों में खिचड़ी डाल दी। चल अम्मा पहले खा ले, काम बाद में भी हो जाएगा। सुशीला सोना के संघर्ष को देखती रही। हाथों में उंगलियों के नाम पर 3 छोटे से ठूंठ, हथेलियां जैसे चपटी जगह से कड़छी थामती, दोनों हथेलियां जोड़कर घुमाती। जिद थी बस कुंठित न होने की। सुशीला ने आगे बढ़कर कड़छी थाम ली। मैं संभाल लूंगी सब पकाने का काम, तुम बस ऊपर की मदद करती रहना। सुशीला की दक्षता देखकर सोना दंग रह गई। यह माँ कहाँ से आ गई मेरी मदद करने। बहुत मनोहार से बोली, अम्मा तुम मेरे साथ ही रहो जब तक तुम्हारे बेटे का पता न लग जाए। सुशीला की आंखें डबडबा आईं। उसने सोना को आंसुओं के पर्दे के पीछे से देखा तो लगा जैसे वह कोई खूबसूरत परी हो। सोना ने एक बड़े रेस्टोरेंट से भी बात कर ली। सब्जियां हम काट देंगे, दही बड़े तलकर पहुंचा देंगे, पनीर बनाने का काम हमारा। कुछ बड़े बर्तन और दूसरी काम की चीजें भी खरीद लाई। एक दिन दरवाजे पर एक युवती खड़ी थी। सुशीला ने ही परिचय करवाया कि यह अंजू है। दीदी मुझे भी खाना बनाना आता है, काम देंगी? सोना देखती रह गई कि कैसे मदद करने के लिए कोई दरवाजे पर आ गया। अंजू ने ही बताया कि वह और उसका पति नए नए अमेरिका आए हैं। देवर देवरानी के साथ उन्हीं के घर में रह रहे हैं। बच्चे भारत में अपनी माँ के पास छोड़ आई। पति रेस्टोरेंट में ऊपर का काम करता है। न मालिक उसे भरपेट खाना देता है और न देवरानी उसको। वह भी अगर कुछ काम ले तो दोनों एक अलग कमरा लेकर रह लें। सोना की ही तरह सोना सब ऑर्डर लेती। सुशीला और अंजू लगन और मेहनत से सारा काम कर देती। जब सोना हफ्ते भर की कमाई अंजू को थमाती तो दोनों के चेहरे दमकते, आभार से, आत्मविश्वास से। सुशीला पैसे लेने से मना कर देती, कहती जब रहती ही यही हूं तो क्या करूंगी इनका। अम्मा तुम्हारी अमानत है, जब चाहो ले लेना। सोना एक डिब्बे में उसके हिस्से के पैसे रख देती। सोना काम फैल गया है, जगह बहुत छोटी पड़ती है। अंजू बता रही थी कि कोने वाला 3 कमरों का फ्लैट खाली है, बड़ी जगह ले लो। सोना ने बड़ा घर भी ले लिया। पुराने अपार्टमेंट में सिर्फ काम होता था। आस पड़ोस की औरतें आती गईं, जुड़ती गईं। सोना फोन पर ही ऑर्डर लेती, सामान भी मंगवा लेती। अब सुशीला सब कुछ देख रही थी। सामान पहुंचाने के लिए भी मदद रख ली। सोना पूरी खबर रखती। किसी मंदिर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो या सामाजिक उत्सव, हम पहुंचाएंगे भोजन। बड़े घर में सुशीला के अलावा भी कुछ और महिलाएं रहने लगी। चंदा, जिसका पति शराब पीकर उसे पीटता और घर से धक्का देकर निकाल देता, वह सोना का दरवाजा खटखटाती। सुशीला उससे भी एक तकिया और चादर पकड़ा देती। सोना अपने कमरे में अलग पड़ी रहती, फोन करती या पैसे लेती देती। कैटरिंग का काम इन सब ने संभाल लिया था। वह सोचती है क्या हो रहा है, कहाँ से यह परिवार जुड़ रहा है, बन रहा है और बढ़ रहा है। वह कुछ भी न जानने के छोटे से घेरे से निकलकर अनुभव के इतने बड़े जलते हुए आग के दायरे में कैसे पहुंच गई। वह चंदा के बदन पर प्रताड़ना के निशान देखती, अंजू का कुमलाया चेहरा, एक एक पेन जोड़ती। भेजती है अपने उन बच्चों को जिन्हें देखे उसे एक लंबा अरसा हो गया। शायद बच्चे उसे भूल भी चुके होंगे। सुशीला की पनीली आंखों का दर्द जो भूले से भी अपने जाय को बद्दुआ नहीं देता। हम सभी औरतें दर्द के धागे में पिरो दी गई हैं, खामोश काट के मोती। मार्केट में एक स्टोर खाली है, बड़े मौके की जगह पर। सोना ने दुकान किराए पर ले ली। अब तक थोड़ी समझ आ गई थी व्यापार की नब्ज पहचानने की। सोना भंडार नाम रखा। पूरी मार्केट में एक भी दुकान नहीं थी। स्टील के बर्तनों की, देवी देवताओं की मूर्तियों की, तांबे के कलश, आरती की थालियां, पूजा का सामान, होली के रंग, उपहार की टोकरियां, मोतियों के सहरे, दूल्हे की पगड़ियां, सिंदूर, मेहंदी, रोली, कांच की चूड़ियां, सभी कुछ। दुकान चल पड़ी। अंजू कैश रजिस्टर पर, सोना ओट में रहती, सिर्फ देखती। उसे लग रहा था अंजू पीछे रहकर सब काम चुस्ती से कर लेती है, पर ग्राहकों से बात करते वक्त असहज हो जाती है। उसने 2 और औरतें रख ली दुकान में हाथ बटाने के लिए। दिन में ज्यादा लोग नहीं आते थे। ज्यादा आमदनी शनिवार रविवार को ही होती थी। सोना नियमित रूप से डॉलर्स भाई को भेजती, माँ का ख्याल रखने को। पैसों की फरमाइशें बढ़ती जाती, वह चुपचाप पूरा कर देती। सोचती शुक्र है मैं कर सकती हूँ। एक खाली सी दोपहर में सुशीला ने अनायास पूछा, सोना
तूने कभी सोचा कि तू क्यों बच गई? मुझे यह भी नहीं मालूम कि मैं जली ही क्यों थी, यह भी नहीं मालूम कि जिंदा क्यों हूं। शायद कोई कारण रहा होगा, मैं नहीं जानती। अतीत की बात से कभी वह खुद ही धुआं धुआं हो जाती है। सुशीला उसके चेहरे की ओर बस देखती भर रही, कहना चाहती थी, सोना तू हमारे लिए बच गई। दिवाली के दिन बाजार में बेहद भीड़। लगता था जैसे स्टोर का दरवाजा बाहर से बार बार धकियाया जा रहा हो। इतनी व्यस्तता न अंजू संभाल पा रही थी और न ही किसी और के बूते की बात। इन दिनों सोना बहादुरी का मुखौटा पहन खुद आकर कैश रजिस्टर पर बैठ गई। कैश रजिस्टर स्टोर में घुसते ही बाईं ओर बिल्कुल दरवाजे के पास था। दाईं ओर की कांच की खिड़की से सोना बाहर सड़क पर भी नजर डाल लेती है। न लोग उससे नजरें मिलाते हैं और न वह खुद उनके चेहरे के भाव देखती है। भूल जाती है कि वो कैसी दिखती है, पर लोगों के चेहरे आईने बन जाते हैं। बदसूरत बदसूरत चिल्लाते हुए कहीं उसके जख्म सूख न जाएं। वह उनकी आंखों पर तो हाथ नहीं रख सकती, पर अपनी नजरों को रोक सकती है। वह सब स्वीकार करने से जो उसे बिना मांगे मिलता है। कितने सभ्य हैं यहाँ के लोग जो कभी शिष्टता की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघते। काश कभी लांघते। शिष्टता के बर्फीले आवरण से बाहर निकल अपनेपन की धूप में उसके पास बैठते। कभी कोई पूछता कि यह कैसे हुआ, सोना तू कैसी है, ठीक है ना? उसके नंगे ठूटे हाथों को कोई बस सहजता से छू भर लेता। उसकी आंखें एक आर्द्रता से मिचमिचाने लगती हैं। वह दर्द भरी एक अजीब सी आवाज गले से निकालती है। स्टोर के पिछले हिस्से में काम करने वाली मालती सब कुछ छोड़कर उसके पास आकर खड़ी हो गई, खामोश। वह पहचानती है इस दर्द को, इस आवाज को। एक दिन उसने हिम्मत करके सोना से पूछ भी लिया था। कभी पिछली बातें याद करके गुस्सा, क्षोभ, प्रतिहिंसा की भावना तुम्हें कुछ नहीं व्यापता? सोना की सोच में बहुत सी बातें तैरती हैं। नाम, परिस्थितियां और कुछ नहीं तो सही किस्मत या बदकिस्मती। आसानी से किसी पर भी दोष की सुई इंगित कर सकती है, पर होगा क्या? भुरभुरी राख पर लौट कर तो वह धसेगी ही। जो है इस वास्तविकता को झेलने के लिए, जो हो चुका उस जमीन को तो छोड़ना ही होगा। सोना बहुत कुछ अंदर गटकती है। अभी भी उसके पास एक खूबसूरत सी चीज बची है। वो अपने होठ फैलाकर दांत दिखला देती है। यस प्लीज। ग्राहकों की लंबी कतार, ज्यादातर औरतें ही। पति लोग कभी साथ ही अंदर आ जाते या फिर बाहर ही खड़े रहते। लाल चूड़ियां हैं, मेहंदी और सिंदूर भी, सब कुछ है। वह औरत उसे देखकर थोड़ी असहज हुई। उसे छिपाती हुई बोली, वह करवा चौथ आ रहा है ना, इसलिए। सोना ने चुपचाप सामान निकालकर काउंटर पर रख दिया। उसके स्टोर में सब चीजें सिर्फ दूसरों के लिए हैं, बेचने के लिए, अपने लिए नहीं। दूसरी औरत गोटे टंकी आरती की थैली का भाव जानना चाह रही थी। $20। महंगी है, कोई दूसरी नहीं? सोना ने स्टोर के पिछले हिस्से में सामान टिकाती मालती को आवाज दी, जरा इन्हें छोटी थाली दिखाना। बाहर के दरवाजे को ठेलता एक गदबदा सा 5-6 साल का छोटा बच्चा स्टोर के भीतर घुसाया। मॉम डैड सेज बाई थिंग्स फॉर दिवाली टू। बात खत्म करते ही बच्चे की नजर सोना पर पड़ी। वह डर के मारे चीख पड़ा। बच्चे की मां झेप गई। इट इज ओके हनी। वह बच्चे को संभालने लगी। बच्चा चीखता गया, उसका मुंह लाल हो गया, आंखें फैल गईं और वह कांप रहा था। आई एम सॉरी। वह औरत बिना सामान लिए ही जल्दी से बच्चे को उठा स्टोर से बाहर निकल गई। भरी दुकान में चुप्पी छा गई। सोना जल्दी से काउंटर के पीछे से निकली और बाथरूम की तरफ लपकी। अंदर से सिटकनी लगाई, फपक फपक कर रो पड़ी। रुलाई बेकाबू हो गई, पेट पकड़कर दोहरी हो गई। क्या किसी और का बच्चा भी देख तक नहीं सकती? कलेजे से एक चीरती सी चीख उठी। जी चाहा आज उम्र भर का रोना रो ले। संभाला अपने को। दुकान में ग्राहक खड़े हैं, जोर जोर से मुंह पर पानी के छपाके मारे। चुप चुप, कांपते होठों को भर जा। अब बस हो गए 5 मिनट। आज का तेरा रोने का कोटा खत्म। उखड़ी सांसें संभाली, होठ भींचकर मुस्कान चिपकाई, मुस्तैदी से काउंटर के पीछे आ खड़ी हुई। नेक्स्ट पर्सन प्लीज। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अनिल प्रभा कुमार जी की लिखी हुई कहानी बस 5 मिनट। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो
तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।